बॉडी स्टिमुलस, स्टिमुलस का मतलब ये होता है कि हम बॉडी के अंदर कोई भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं या कोई भी एक्ट करने जा रहा है, कोई वर्क करने जा रहे हैं, तो बॉडी में क्या कोई ना कोई फोर्स क्रिएट होगा। जैसे आप मूव कर रहे हो तो कोई ना कोई फोर्स तो लगी रहा है बॉडी में, आप चल रहे हो तो, है ना। तो जो भी आप फोर्स बॉडी के अंदर स्टिमुलस प्रोवाइड करा रहा है बॉडी के अंदर, मतलब हम कोई ना कोई काम करेंगे तो कोई ना कोई फोर्स जनरेट होगा, तो वो होगा स्टिमुलस। तो स्टिमुलस जब जनरेट होगा तो कोई ना कोई बॉडी में हमारे चेंजेस होंगे, तो वो चेंजेस को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज में लेते हैं, ट्रांसड्यूसर यूज में लेते हैं, है ना। कल इसके बारे में बताया था। तो स्टिमुलस क्या था, द सब्जेक्ट इज द ह्यूमन बॉडी बीइंग हुम मेजरमेंट आर मेड। जो भी सॉरी ये तो सब्जेक्ट था। स्टिमुलस मतलब एक्सटर्नल फोर्स हम जो अप्लाई कर रहे हैं बॉडी के ऊपर। ट्रांसड्यूसर सबको पता है कि हम जिस टर्म में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं या मेजर कर रहे हैं, तो वो उसके रिगार्डिंग वो हमें क्या करके मेजरमेंट करके देगा। तो वो जो भी इसके रिगार्डिंग जो भी हम ट्रांसड्यूसर लगाएंगे, तो वो सिग्नल को कैप्चर करके या एनर्जी को कैप्चर करके जिस फॉर्म में डिजायर्ड हमें, तो उस फॉर्म में कन्वर्ट करके देगा। नेक्स्ट था सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट या सिग्नल कंडीशनिंग इक्विपमेंट। इसका क्या काम था, इसका क्या काम था बताइए। सिग्नल कंडीशनिंग इक्विपमेंट का क्या काम था। हेलो, सिग्नल कंडीशनिंग इक्विपमेंट एम्पलीफाई करना, मॉडिफाई करना, जो भी इलेक्ट्रिकल आउटपुट है हमारा, उसके अकॉर्डिंग जो भी हमें आउटपुट चाहिए तो ट्रांसड्यूसर यूज में लेंगे। मेन है एम्पलीफाई और मॉडिफाई करना, ठीक है। डिस्प्ले इक्विपमेंट, डिस्प्ले इक्विपमेंट हमारे काम में आ रहा है, जो भी हमें डिजायर्ड आउटपुट चाहिए तो हमें किस फॉर्म में चाहिए, डिस्प्ले की फॉर्म में चाहिए, ऑडिबल चाहिए, जिस फॉर्म में हमें चाहिए तो उस फॉर्म में हम उस आउटपुट को दे सकें। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग डेटा एंड प्रोसेसिंग एंड ट्रांसमिशन यूनिट। तो डेटा को हमें रिकॉर्ड करना है, स्टोर करना है, प्रोसेस करना है, ट्रांसमिट करना है, जिस वे में हमें रिक्वायरमेंट है हम विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर हम उसको ट्रांसमिट और सेव कर सकते हैं, ठीक है। एक इसमें मेन इंपॉर्टेंट फीचर था कंट्रोल फीडबैक, ठीक है। एक अपना था कंट्रोल फीडबैक। कंट्रोल फीडबैक किस काम आ रहा है, कोई बता सकता है कंट्रोल फीडबैक किस काम आ रहा है। हेलो, कंट्रोल फीडबैक किस काम आ रहा है। कंट्रोल सिस्टम पढ़ रहे हो ना आप लोग अभी। कंट्रोल करने के लिए, बिल्कुल सही, कंट्रोल करने के लिए। हाँ बिल्कुल कंट्रोल करने के लिए काम आ रहा है। तो कंट्रोल फीडबैक लगा रखा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फीडबैक सिस्टम। किसी चीज का रिस्पॉन्स चेक करना, कंटिन्यूस, मतलब कंटिन्यूस हाँ, रिस्पॉन्स चेक करना ना। फीडबैक सिस्टम लगा रखा है, तो हाँ, बार बार हम क्या कर रहे हैं, उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मतलब जैसे मान लो आपने कोई दौड़ लगाई, वो तो ना है कि आप लगातार रात दिन दौड़ लगाते रहोगे। मैंने 5 मिनट दौड़ लगा के मैं बैठ गया, तो एक एट ए टाइम, एक फिक्स टाइम बाद कभी ना कभी तो मेरी बॉडी रेस्ट में आएगी, नहीं आएगी, आएगी। आएगी। तो अब मान सपोज करो हमारी बॉडी रेस्ट में आ गई, तो उस समय हमें जो भी स्टिमुलस प्रोवाइड किया वो तो जीरो हो गया ना बॉडी के अंदर। तो जो हमारा पैरामीटर मेजर कर रहे थे तो वो हिसाब से नहीं मिलेगा, चेंजेस मिलेंगे, मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो कंट्रोल सिस्टम यही चेक कर रहा है कि हमारे पैरामीटर जो भी पैरामीटर है डिजायर्ड है कि नहीं है, ऑटोमेटिक उसको कंट्रोल कर रहे हैं। और जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है ट्रांसमिशन थ्रू हम लोग मैन इंस्ट्रूमेंट सिस्टम में उसको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो डेटा हमारा सही है कि नहीं है। तो अगर जैसे बॉडी रेस्ट में आ गई या जो पैरामीटर हमें चाहिए होता है, जैसे कभी कभी आपने बीपी चेक कराया हुआ डॉक्टर के, ठीक है, तो डॉक्टर क्या कहता है, आपकी बॉडी रेस्ट में होनी चाहिए, तभी वो बीपी चेक करता है। ऐसा ना हो कि आप मानो सीढ़ियां चढ़ के आ रहे हो, दौड़ लगा के आ रहे हो, तो आपकी हार्ट बीट तो वैसे ही ज्यादा है, तो उस समय आपका बीपी एक्यूरेट आएगा क्या, नहीं आएगा, नहीं आएगा, है ना। तो उस समय बॉडी रेस्ट में होनी चाहिए। तो अलग अलग पैरामीटर में अलग अलग कंडीशन होती है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी हम सिस्टम लगाया है कि हमें वो कंट्रोल फीडबैक प्रोवाइड करा है कि जो हमारी बॉडी इस समय किस कंडीशन में, उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट लेना है, ठीक है। ये कंट्रोल सिस्टम का यूज है हमारा। तो ये तो कल जो पढ़ाया था उसका रिवीजन था। अब नेक्स्ट टॉपिक है मैन इंस्ट्रूमेंट सिस्टम। जो हमारे पार्ट होते हैं वो जनरली हमारे 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, वीवो और विट्रो, ठीक है। जनरली पूछ लेते हैं वीवो क्या होता है, विट्रो क्या होता है, व्हाट इज द वीवो मेजरमेंट, व्हाट इज विट्रो मेजरमेंट। तो बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वीवो और विट्रो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वीवो एंड विट्रो। कोई आइडिया किसी को। ओके, वीवो का मतलब होता है वी कैन मेजरमेंट विद इन द ह्यूमन बॉडी, मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर ही हम डायरेक्टली मेजरमेंट कर सकते हैं, उसको हम वीवो सिस्टम बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे हम ग्लूकोज की बोतल चढ़ाते हैं, चढ़ाते हैं, तो हम क्या करते हैं, ग्लूकोज निडल कंटिन्यूस हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट रहती है कि नहीं रहती है, रहती है। तो वो हमारा हो गया वीवो, मतलब वो वीवो सिस्टम हो गया,
अगर मान लो कोई डिवाइस ऐसी लगाए जो बॉडी के अंदर इंसर्ट करके हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो हमारा वीवो सिस्टम हो जाएगा वो। ठीक है, विद इन द बॉडी के अंदर हम काम कर रहे हैं तो वो हमारा वीवो सिस्टम कहलाएगा। विट्रो का मतलब होता है वी कैन मेजर आउटसाइड द बॉडी। हमने क्या करा कि बॉडी से सैंपल लेकर उसको बाहर निकाल कर टेस्ट किया, तो वो हमारा कहलाएगा विट्रो मेजरमेंट। जैसे हम कोई ब्लड का मेजरमेंट करते हैं, हमें सीसी में ले गए बाहर लेबोरेटरी के अंदर चेक कर रहे हैं, तो हमारा विट्रो सिस्टम कहलाएगा वो। ठीक है। हाँ। और जैसे मान लो आईसीयू के अंदर जो हम पैरामीटर चेक करते हैं, तो वो जनरली वीवो सिस्टम होते हैं। तो आउटसाइड द आईसीयू हम लेबोरेटरी में लेगा तो विट्रो सिस्टम कहलाएगा। ओके। हाँ बोलो सर। हाँ, कोरोना वायरस की टेस्टिंग हो रही है, वो भी विट्रो है ना? पीसीआर टेस्टिंग। हाँ बिल्कुल विट्रो है, विट्रो मेजरमेंट ही है वो, क्योंकि उसको लैब में जाके टेस्ट कर रहे हैं ना कि ह्यूमन को साथ में लैब में ले जा रहे हैं, तो सैंपल ले जाके उसको टेस्ट कर रहे हैं ना लैब में ले जाके। आउटसाइड द बॉडी हो गया वो। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसड्यूसर पढ़ते हैं, फिर ये सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे अपन लोग। नेक्स्ट स्लाइड निकालता हूँ ट्रांसड्यूसर की, तो बेसिक अपने ट्रांसड्यूसर के यूज में आएंगे। ठीक है, ट्रांसड्यूसर एंड इलेक्ट्रोड। तो अभी हमें ट्रांसड्यूसर के बारे में पढ़ना है। तो ट्रांसड्यूसर की डेफिनेशन सब लोग जानते हैं। ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस व्हिच इज कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। या हम बोले कि कोई भी एक एनर्जी को किसी भी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करना, वो हमारा ट्रांसड्यूसर कहलाता है। ठीक है, जैसे EMI में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, हम फैन में कोई भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल देते हैं, फैन हमें मैकेनिकल आउटपुट देता है। ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर हम डिटेक्ट करते हैं तो हमें आउटपुट डिजिट के रूप में मिल रहा है, या हम स्ट्रेन गॉज यूज में लेते हैं, या बर्डन ट्यूब यूज में लेते हैं। कई सारी डिवाइसेस हैं जो हमें एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में आउटपुट कन्वर्ट करके दे रही है, तो हमारा ट्रांसड्यूसर कहलाएगा। जैसे ट्यूबलाइट है, हम लोग इलेक्ट्रिकल सिग्नल दे रहे हैं, हमें आउटपुट हमें मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, है ना। तो कई प्रकार के हमारे आउटपुट मिल सकते हैं, किसी फॉर्म में इनपुट हो सकता है, किसी फॉर्म में आउटपुट हो सकता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसड्यूसर। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हो गया माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, थर्मोमीटर, प्रेशर सेंसर, एंटीना, पोजीशन सेंसर, एटसेट्रा। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर। ये क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर आपने पहले ही पढ़ रखा होगा। बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसडक्शन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर, एक्टिव ट्रांसड्यूसर एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर, एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर एंड इनवर्स ट्रांसड्यूसर। ओके, तो फर्स्ट स्टेप ना, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसडक्शन। कौन से ट्रांसड्यूसर होते हैं ये, क्या डेफिनेशन होती है इसकी? क्या डेफिनेशन होती है बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसडक्शन की? पता नहीं सर। पता नहीं। देखो, जो बेस्ड ऑन प्रिंसिपल का मतलब होता है कि जो भी ट्रांसड्यूसर हमारा जिस प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंडेंट है, उसी के रिस्पेक्ट में आउटपुट देगा। जैसे अगर इंडक्टिव है तो इंडक्टेंस की टर्म में आउटपुट देगा, कैपेसिटिव है कैपेसिटेंस की टर्म में आउटपुट देगा, रेजिस्टिव है तो रेजिस्टेंस की टर्म में आउटपुट देगा। ठीक है ना, तो वो कहलाता है बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसडक्शन। नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ आपको। ठीक है, इट इज कन्वर्ट रेजिस्टिव, इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव इनटू द प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। जो रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर है वो क्या करेगा, रेजिस्टिव प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करेगा, जैसे पोटेंशियोमीटर है। कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर है तो उसकी कैपेसिटेंस में कन्वर्ट करेगा, तो वेरिएबल कैपेसिटेंस, प्रेशर गेज कैपेसिटेंस, माइक्रोफोन, डाइलेक्ट्रिक गॉज एटसेट्रा हो गए। और इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर है तो वो उसकी इंडक्टेंस में चेंज करेगा, तो डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर इसका एग्जांपल है। इसका मतलब ये है कि जिस प्रकार की उसकी प्रॉपर्टी थी उसने उसी में कन्वर्ट किया। रेजिस्टेंस थी तो रेजिस्टिव में चेंज किया, इंडक्टिव थी तो इंडक्टेंस में चेंज किया, कैपेसिटिव थी तो कैपेसिटिव में चेंज किया। ठीक है, तो उसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड था, इसलिए बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसडक्शन, जो जिस प्रकार का ट्रांसडक्शन था उसी के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उसने उसको चेंज किया। ये हमारा फर्स्ट टाइप का ट्रांसड्यूसर कहलाता है क्लासिफिकेशन के अंदर। सेकंड है प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। ये क्या होता है? कोई बता सकता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर क्या होता है? कोई आइडिया किसी को? कोई आइडिया नहीं? ओके, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। प्राइमरी सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर आर डिपेंडेंट अपॉन बोथ, मतलब एक
एक से हम दूसरे के ऊपर कोई चेंजेस कर रहे हैं तो फर्स्ट वाला तो कहलाएगा प्राइमरी, सेकंड वाला क्या कहलाएगा हमारा सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। जैसे आप लोगों ने बर्डन ट्यूब का नाम सुन रखा होगा, ठीक है ना। एक तरफ तो हम क्या लगाते हैं, बर्डन ट्यूब लगाते हैं, दूसरी तरफ क्या लगा देते हैं, हम एलवीडीटी लगा देते हैं। तो बर्डन ट्यूब होती है वो हमारी क्या होती है, सी शेप की होती है, और उसके एंड पॉइंट पर एक एंड तो उसका फिक्स रहता है, दूसरा एंड इसका क्या रहता है, फ्री एंड रहता है। तो फ्री एंड पर हम क्या करते हैं, एलवीडीटी की कोर को एक पुली के द्वारा कनेक्ट कर देते हैं, एक कोर को उसकी पुली के द्वारा कनेक्ट कर देते हैं। तो जो फिक्स एंड है उस पर तो फोर्स लगेगा नहीं, फोर्स कहाँ लगेगा, जो फ्री एंड है। तो हम क्या करते हैं, इसके फ्री एंड पर फोर्स अप्लाई करेंगे। तो हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो दो प्रकार का फोर्स लगेगा, या तो ये अंदर की तरफ जाएगा या बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है ना। या तो कंप्रेसिव फोर्स लगाओगे या टेंसाइल फोर्स लगाओगे, मतलब इसको या तो हम कंप्रेस करेंगे या इसको खींचेंगे, या तो कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे या टेंसाइल फोर्स लगाएंगे। जब इसको कोई भी फोर्स लगाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, पुली या तो अप मूवमेंट करेगी या डाउन मूवमेंट करेगी, करेगी नहीं करेगी। तो बर्डन ट्यूब तो हमारा क्या हो गया, प्राइमरी ट्रांसड्यूसर। इसने क्या किया, फोर्स को डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट किया। मतलब हमने इसमें क्या किया, एक फोर्स अप्लाई किया, आइदर कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई किया या टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया। कोई भी फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, या तो ये अंदर की तरफ मूव करेगी या बाहर की तरफ मूव करेगी। तो जो पुली बनी हुई है या तो वो खींचेगी या लूज होगी, दो ही चीज होंगी। तो ये हमारा क्या कर रहा है, बर्डन ट्यूब कन्वर्ट कर रहा है फोर्स को डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। सेकंड हमने क्या कर रखा है, इसके जो फ्री एंड पे जो पुली बंधी हुई है वहां पर हमने कनेक्ट कर रखा है एलवीडीटी को। अब एलवीडीटी क्या होता है, एलवीडीटी क्या होता है, किसी को पता है एलवीडीटी क्या होता है? हेलो, एलवीडीटी के बारे में किसी को पता है क्या? नहीं पता। लीनियर वेरिएबल ऐसे कुछ था सर इसका, लीनियर डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर, डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर, डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर या ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं इसको, है ना। एलवीडीटी का फुल फॉर्म होता है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल। टी से दो आंसर आते हैं, या तो ट्रांसड्यूसर या ट्रांसफार्मर। ऐसा क्यों, ट्रांसड्यूसर इसलिए कहलाते हैं क्योंकि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, इसलिए इसको हम ट्रांसड्यूसर भी बोलते हैं। और ट्रांसफार्मर भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर एलवीडीटी के अंदर दो हमारी कॉइल लगी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल। अगर हम उसका डायग्राम देखें तो उसकी वजह से प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल की वजह से इसको हम ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो हम पुली होती है तो हमारी एक कोर होती है इसके अंदर पुली के साथ बंधी हुई। तो जो उसकी बाइंडिंग होती है प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग, जिसको ES1 और ES2 बोलते हैं। मेन बाइंडिंग होती है ES होती है, सेकेंडरी में ES1 और ES2 होती है। तो जो हमारी कोर मिड पॉइंट पर होती है, मिड पॉइंट पर होने का मतलब क्या है कि दोनों के बीच का डिफरेंस ES1 माइनस ES2 इक्वल टू 0 होता है। तो ES1 माइनस ES2 इक्वल टू 0 होगा, इसका मतलब क्या होगा, ES1 इक्वल टू ES2 होगा। इसका मतलब सेकेंडरी बाइंडिंग के ऊपर दोनों साइड हमारा इक्वल वोल्टेज है। तो दोनों का इक्वल वोल्टेज है तो कोर हमारा उस समय नल पोजीशन में होगा। तो इसका जो भी हमें आउटपुट मिलेगा वो हमें 0 मिलेगा, क्योंकि इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ। आउटपुट तो डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में मिल रहा है। यहाँ वोल्टेज ही जब नहीं है तो वोल्टेज को तो कन्वर्ट कर रहे हैं हम डिस्प्लेसमेंट में। जब वोल्टेज ही 0 है तो डिस्प्लेसमेंट ही 0 होगा। क्लियर। अब हम जब या तो इसमें बर्डन ट्यूब के अंदर या तो टेंसाइल फोर्स अप्लाई करेंगे या कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करेंगे। तो जब कोई सा भी फोर्स लगाएंगे तो ये हमारी कोर अपनी नल पोजीशन से कहीं ना कहीं मूव करेगी, आइदर अप डायरेक्शन में मूव करेगी या फिर डाउन डायरेक्शन में मूव करेगी। अगर किसी भी डायरेक्शन में मूव करेगी, सपोज करो कि ऊपर वाली डायरेक्शन में हमारा ES1 है, नीचे ES2 है, ठीक है। तो अगर अप में मूव करेगी तो हमारा क्या हो जाएगा, वहां पर पोटेंशियल वोल्टेज डेवलप हो जाएगा, तो ES1 की वैल्यू बढ़ जाएगी कंपेयर टू ES2 की। अगर ये नीचे मूव करेगा तो ES2 की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो हमेशा क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी, नहीं मिलेगी हमें। तो जो इनका डिफरेंस होगा उसके रिस्पेक्ट में हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है। तो ये हमारा एलवीडीटी क्या होता है, सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर होता है, और बर्डन ट्यूब हमारा होता है प्राइमरी ट्रांसड्यूसर होता है। क्लियर है, क्लियर है? हेलो सर एक बार फिर से समझा दो। देखो, जो बर्डन ट्यूब होता है, बर्डन ट्यूब में अगर आप देख रहे हो तो एक ट्यूब है जो हमारी सी शेप की है। इसका एक एंड तो फिक्स होता है, दूसरा एंड पे क्या होता है हमारा फ्लेक्सिबल होता है। तो उस एंड पे हम फोर्स लगाएंगे तो सर ये वर्टिकली मूव, बर्डन ट्यूब वर्टिकली मूव करता है या हॉरिजॉन्टली? दोनों तरफ कर सकते हैं, फोर्स के ऊपर है। आप कोई सा भी फोर्स लगाओ, जैसे मेरा हाथ का पंजा है, मैं उसको नीचे की तरफ फोर्स लगाऊं या ऊपर की तरफ फोर्स लगाऊं, दोनों तरफ मुड़ेगा नहीं मुड़ेगा। तो बर्डन ट्यूब भी ऐसी रहती है।
जैसा फोर्स लगाओगे अंदर की, अगर आप ऊपर से प्रेस करोगे अंदर की तरफ तो कंप्रेसिव फोर्स कहलाएगा। अगर हम इसको बाहर की तरफ फोर्स कराएंगे तो मतलब खींच रहे हैं तो बाहर की तरफ तो टेंसाइल फोर्स कहलाएगा। उसमें दो प्रकार के फोर्स लगते हैं, कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हो, टेंसाइल लेफ्ट फोर्स राइट लगा भी रहे होता है, लेफ्ट राइट भी होता है इसमें, हो। ऊपर या नीचे वही जगह तो मूव करेगी ना, ऊपर नीचे। वही ठीक जगह है तो सर, मूव करेगी। एक एंड तो मूव फिक्स है, जो उसका दूसरा पॉइंट है बस उसी पे वही पूछ नीचे रहा था जाएगी मैं या बस। ऊपर जाएगी। तो नीचे जाएगी तो कोर हमारी क्या जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। मतलब हम जो फोर्स लगाएंगे उसकी वजह से कोर की पोजीशन तो चेंज होगी ना, ऊपर नीचे होगी नहीं होगी। कोई सा भी फोर्स लगाएंगे कोर को तो चेंज होना ही होना है। तो कोर जब अपनी नल पोजीशन से चेंज होगी तो कहीं ना कहीं वोल्टेज डेवलप करेगा, या तो ES1 पे करेगा वोल्टेज डेवलप या ES2 पे करेगा। तो कभी ES1 ज्यादा होगा तो कभी ES2 ज्यादा होगा। अगर इनका हम डिफरेंस निकालेंगे तो कभी ना कभी कोई ना कोई हमें वैल्यू तो मिलेगी ना, फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। तो वो फाइनाइट वैल्यू के इक्विवेलेंट ही हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो यहाँ से हमें तो पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, उसके रिस्पेक्ट में हमें आउटपुट मिल जाता है इन टर्म्स ऑफ डिफरेंस। एक मैं कॉल करता हूँ बेटा, 2 मिनट। तो फिर पुली जैसे ही मूव करेगी तो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और वोल्टेज डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर। एक्टिव एंड पैसिव क्या होता है? एक्टिव और पैसिव के बारे में बता सकते हो? एक्टिव ट्रांसड्यूसर वो एक्टिव में सेल्फ जनरेटिंग पावर यूज, एक्टिव एक्टिव ट्रांसड्यूसर में तो सेल्फ जनरेटिंग पावर सोर्स यूज होता है, बिल्कुल सही बात है। और पैसिव में पैसिव कंपोनेंट्स। हाँ बिल्कुल सही बात है। एक्टिव ट्रांसड्यूसर का मतलब है कि उसमें कोई एक्सटर्नल पावर सोर्स नहीं लगाना पड़ता, मतलब हमें कोई पावर सप्लाई नहीं देनी पड़ती, वो खुद ही पावर को जनरेट करता है। जैसे सोलर सेल, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, सोलर सेल में भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, पीजो क्रिस्टल सेल में भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो ये खुद ही ऑक्सिलरी पावर जनरेट करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसड्यूसर। पैसिव ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं? जिनको हमें एक्सटर्नली पावर सोर्स देना पड़ता है, लाइक रेजिस्टिव, इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव, ये हमारे कहलाते हैं पैसिव ट्रांसड्यूसर। जैसे रेजिस्टेंस में हम कोई पावर देंगे तभी हमें रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर मिलेगा, इंडक्टेंस में हम करंट वोल्टेज अप्लाई करेंगे तब हमें मिलेगा कैपेसिटेंस में, सेम चीज है। जिसमें पावर की रिक्वायरमेंट होती है तो वो पैसिव कहलाता है, जिसमें पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो हमारा एक्टिव ट्रांसड्यूसर कहलाता है। ओके, नेक्स्ट है एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसड्यूसर। एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसड्यूसर। तो एनालॉग और डिजिटल के बारे में आप लोग जानते हो कि जिसका आउटपुट हमें इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग की फॉर्म में मिल रहा है वो हमारा एनालॉग आउटपुट है, जिसका आउटपुट डिजिटल की फॉर्म में मिल रहा है वो हमारा डिजिटल आउटपुट है। जैसे स्टेन गॉज, एलवीडी, थर्मोकोपल हमारे एनालॉग है। अगर इसमें हमने डिजिटल मीटर लगा रखा है, इसमें आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ डिजिट मिल रहा है तो हमारा वो डिजिटल ट्रांसड्यूसर कहलाएगा। So it is convert input signal into the electrical output in the form of pulses. Okay. Next है ट्रांसड्यूसर एंड इनवर्स ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या करता है? Which is convert non electrical quantity into a electrical quantity. नॉन इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। जैसे सोलर सेल नॉन इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। इनवर्स जस्ट अपोजिट होगा, जो इलेक्ट्रिकल को नॉन इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा है। जैसे सीलिंग फैन, ट्यूबलाइट, हम क्या दे रहे हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल दे रहे हैं, आउटपुट क्या मिल रहा है? मैकेनिकल मिल रहा है, लाइट के फॉर्म में मिल रहा है या एयर मिल रही है ना, तो मैकेनिकल आउटपुट है हमारा। तो हमारा क्या कहलाता है? ये इनवर्स ट्रांसड्यूसर कहलाता है। ओके, उसके बाद है सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ ट्रांसड्यूसर। जनरली ये भी मेरे हिसाब से आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ ट्रांसड्यूसर। ठीक है, जैसे फर्स्ट पॉइंट है सेंसिटिविटी। इट इज एबिलिटी ऑफ डिवाइस टू प्रोवाइड आउटपुट विद इन द मिनिमम इनपुट। मतलब हमारा कितना सेंसिटिव है कि जो भी हमारा आउटपुट मिल रहा है वो इनपुट के रिस्पेंस में। कल ही बताया गया सेंसिटिविटी क्या होती है ना। नेक्स्ट क्या था उसके बाद? लीनियरिटी। लीनियरिटी क्या होती है? प्रॉपर्टी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या होती है? लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या होती है? सर ये नहीं पढ़ा सर। नहीं पढ़ा। लीनियरिटी का मतलब होता है कि हमारा जो भी आउटपुट हमें मिल रहा है, जो भी हमें आउटपुट का ग्राफ मिल रहा है ना, वो लीनियर होना चाहिए, नॉन लीनियर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कभी तो कुछ आ रहा है फिर बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं, है ना। तो हमें अप्रोक्सीमेट सेम आउटपुट मिलना चाहिए, लीनियर होना चाहिए सिस्टम, नॉन लीनियर नहीं होना चाहिए।
इट डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आउटपुट दैट इट इज प्रोपोर्शनल टू इनपुट। इनपुट के रिस्पेक्ट में ही मैं आउटपुट मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इनपुट हमने 1 दिया, आउटपुट 3 आया, फिर 2 देने पे बहुत ज्यादा चेंजेस हो गया, 5 देने पे बहुत ज्यादा चेंजेस हो गया। मतलब आउटपुट हमारा उसके प्रोपोर्शनली लीनियरली चलना चाहिए, तो हमारा वो डिवाइस सही होती है। फिर है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी के बारे में कल बताया था कि हमारा डिवाइस कितनी एक्यूरेट है। तो द ट्रांसड्यूसर शुड हैव द हायर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड स्मॉल वैल्यू ऑफ रिपीटेबिलिटी। ठीक है। जीरो एरर। जीरो एरर का मतलब, जीरो एरर का मतलब एकदम एक्यूरेट प्रेसिजन के साथ में। हाँ, प्रेसिजन बहुत ज्यादा हो, इसमें हमारी एरर की प्रोबेबिलिटी ना के बराबर हो। एरर, जीरो एरर की बात हम क्यों कर रहे हैं यहाँ पर? वैसे जनरली तो एरर होती है ना, लेकिन यहाँ पर हम जो लोग जीरो एरर की बात क्यों कर रहे हैं? कि सर ये मेडिकल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो हम। सही बात, मेडिकल पर्पस के लिए बात कर रहे हैं। अगर एरर की प्रोबेबिलिटी को अगर हम ज्यादा लेके चलेंगे तो ह्यूमन के साथ कहीं कुछ का कुछ हो जाएगा, उसको बीमारी नहीं होगी, उसको बीमारी हो जाएगी, है ना। जनरली Yes, sir. हम कोशिश करते हैं कि हमारी एरर जीरो रहे। ठीक है। प्रिसीजन सब जानते हो, प्रिसीजन के बारे में क्या होता है? प्रिसीजन, प्रिसीजन के बारे में सब जानते हो क्या होता है प्रिसीजन? सर बेसिकली ये होता है कि वैल्यू, जो भी वैल्यू है वो कितनी प्रिसाइज है, मतलब है। कितने ओरिजिनल वैल्यू से कितने पास है वो। बिल्कुल सही बात है कि ओरिजिनल वैल्यू से कितनी पास है, कितनी प्रिसाइज है। जो भी हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं उस रिस्पेक्ट में आउटपुट मिल रहा है, तो कितना एफिशिएंट है, प्रिसाइज वे में आउटपुट मिल रहा है ना। जनरली एक्यूरेसी और प्रिसीजन लगभग एक ही चीज होती है, थोड़ा माइनर सा डिफरेंस होता है। इट इज क्लोजर ऑफ द डिग्री ऑफ रिपीटेबिलिटी एंड मेजरमेंट। ठीक है। रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन का यूज क्या है कि हम माइनर से माइनर चीजों को भी डिटेक्ट कर सकें, है ना। रिजोल्यूशन ऑफ ट्रांसड्यूसर डिफाइन एज द स्मॉलेस्ट मेजरेबल इनपुट। वेट एंड साइज, वेट एंड साइज जनरली अगर हम इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की बात करें, जनरली हम बोलते हैं कि स्मॉल वेट एंड साइज हो, क्योंकि इसको हम पोर्टेबल यूज में ले सकें। लेकिन जरूरी नहीं है कि सारी डिवाइस हमारी पोर्टेबल बन सके, तो उसमें वेट एंड साइज हम कंसीडर भी कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे सपोज करो कोई हमारी हैवी मशीन है, MRI मशीन है, कोई मशीन है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है कि स्मॉल वेट साइज में बन जाए। जो पॉसिबल है तो डिपेंड करता है कि साइज पोर्टेबल है नहीं है, तो वो कंसिडरेबल है इसके अंदर, बायोमेडिकल फील्ड के अंदर। जरूरी नहीं है कि डिवाइस हमारी पोर्टेबल ही होनी चाहिए। नॉइस, नॉइस, नॉइस क्या कहलाता है कि अनवांटेड सिग्नल का इसके अंदर कम से कम, अनवांटेड सिग्नल का कम से कम इसके अंदर इफेक्ट पड़े, कोई डिस्टरबेंस ना हो। ठीक है। जिसकी वजह से, नॉइस की वजह से इसमें कोई एरर ना आए। ऐसा ना हो कि जैसे कोई भी नॉइस आ गई जिसके सिस्टम में चेंजेस हो गए, तो नॉइस का इफेक्ट कम से कम होना चाहिए हमारा। ठीक है। नेक्स्ट है थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है? थ्रेशोल्ड का मतलब होता है उसकी जो पीक वैल्यू है, जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं, वो उसको कैलकुलेट कर सकें। थ्रेशोल्ड ऑफ द ट्रांसड्यूसर इज द स्मॉलेस्ट चेंज इन द मेजरमेंट दैट विल बी रिजल्ट इन मेजरेबल चेंज। मतलब जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसकी चेंजेस में जो भी पीक आ रहा है, तो उसको हम चेंजेस को, स्मॉल सी चेंजेस को भी डिटेक्ट कर सकें, उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकें, मेजर कर सकें। एरर, एरर की प्रोबेबिलिटी भी कम से कम होनी चाहिए कि हमें इतना लेना चाहिए कि हमारी प्रॉपर इनपुट क्या है, उसके रिस्पेक्ट प्रॉपर आउटपुट मिला है, एरर को अवॉइड ही करें। अगर एरर आएगी तो हमारा सिस्टम हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि ह्यूमन को इफेक्ट डाल सकता है। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। ठीक है। इसका फिर नेक्स्ट टॉपिक अपन इसका कल पढ़ेंगे, तो ये थोड़ा रिवाइज कर लेता हूँ मैं आज। ठीक है। ओके सर। ओके।